आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ इनटू लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दोनों किस्म के ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जहाँ से हम पावर इनपुट देते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जहाँ से हम पावर आउटपुट लेते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ट्रांसफार्मर डू नॉट वर्क ऑन डीसी। ट्रांसफार्मर कभी भी बैटरी पर या ड्राई सेल पर काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आपस में मैग्नेटिकली या मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ट्रांसफार्मर के सिंबल की बात करें तो इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। सबसे पहले यह सिंबल देख लें। ये जो सिंबल है ये है आयरन कोर ट्रांसफार्मर के लिए। अगर दरमियान में ये सिंबल ना हो, सिर्फ इस तरह रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कहेंगे एयर कोर ट्रांसफार्मर, या फिर इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ट्रांसफार्मर। अगर तो सपोज इस तरह का सिंबल हो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इसकी अपोजिट हो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जनरली ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसकी एग्जांपल देख लें। जो लैपटॉप का चार्जर है वो इट सेल्फ एक ट्रांसफार्मर है। मोबाइल चार्जर की बात करें, मोबाइल चार्जर ये भी एक किस्म का ट्रांसफार्मर है। इसके साथ साथ जो फ्रिज के साथ वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो भी एक ट्रांसफार्मर है। एक रियल ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ये बेसिकली जो पोर्टेबल चार्जेबल फैन होता है छोटा, तो उसमें होता है। ये जो वायर है जहाँ से हम इनपुट देते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जहाँ से हम आउटपुट हासिल करते हैं या जिसके साथ लोड कनेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की अरेंजमेंट या तो इस तरह होती है कि एक साइड पर प्राइमरी कॉइल होती हैं, दूसरी साइड पर सेकेंडरी कॉइल, और दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाता है। या फिर इस तरह अरेंजमेंट होती है जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर प्राइमरी कॉइल वाउंड होती हैं, प्राइमरी कॉइल के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉइल आ जाती हैं। ये भी उस तरह की अरेंजमेंट है। नीचे जो है वो प्राइमरी कॉइल है, नीचे प्राइमरी कॉइल है, उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये जो है ये सेकेंडरी कॉइल हैं। अब वैसे भी आप डिफरेंस देख लें। इसका कलर देखें थोड़ा सा लाइट किस्म का है और ये जो है इसका डार्क है। प्राइमरी कॉइल का लाइट है और इसका डार्क है। इन दोनों के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ये दोनों जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आपस में मैग्नेटिकली लिंक होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू लिंक होते हैं। प्राइमरी कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफार्मर की हम रेटिंग वोल्ट एम्पेयर या फिर किलो वोल्ट एम्पेयर में इसकी रेटिंग को
रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। ट्रांसफार्मर को हम बेसिकली समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। जहाँ से हम पावर इनपुट देते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जो ये टर्न है कॉइल की प्राइमरी में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन पी से। जो सेकेंडरी में टर्न है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन एस से। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पेज को उलट कर देता हूँ। ये इस तरह हो गया। ये हमारे पास सपोज करते हैं ये है सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर प्राइमरी कॉइल लिपटी हुई हैं जहाँ से हम इनपुट देते हैं, और ये जो दूसरी जो है ये वाली, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल हो गया। अब हम सपोज करते हैं यहाँ से हमने जो इनपुट करंट दिया हुआ है वो सपोज करते हैं उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। तो जब हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल। ये हमारे पास आ गया नॉर्थ पोल। अब इस साइड पर हो गया नॉर्थ पोल जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह होगी कि सॉफ्ट आयरन कोर में से होके ये इस तरह होगी नॉर्थ से साउथ। अगर तो सपोज अब डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर नहीं है, अब ऊपर से नीचे इस तरह आ रही है, तो फिंगर को जब कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब थंब दोबारा से नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अब नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर आएगा। यहाँ पर नॉर्थ पोल आ गया, अब यहाँ पर साउथ पोल आ गया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फिर से आयरन कोर में से इस तरह होगा नॉर्थ से साउथ। तो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इस तरह कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर होती है। प्राइमरी में जो हम वोल्ट देंगे उसको हम कहेंगे Vp। जो सेकेंडरी से हम वोल्ट हासिल करेंगे उसको हम कहेंगे Vs। अब प्राइमरी के लिए ये इक्वेशन बनेगी Vp इज इक्वल टू NP डेल फाई ओवर डेल टी, और सेकेंडरी के लिए बनेगी Vs इज इक्वल टू NS डेल फाई ओवर डेल टी। अब इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें या 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास फार्मूला इस तरह आएगा NS ओवर NP इज इक्वल टू Vs ओवर Vp। जो NS ओवर NP है इसको हम टर्न रेशो भी कहते हैं, टर्न रेशो भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखें कि मैंने डेल फाई ओवर डेल टी को कांस्टेंट क्यों लिया है, प्राइमरी के केस में भी और सेकेंडरी के केस में भी। असल में यहाँ पर हमें समझाने के लिए गैप दिया हुआ है, ये वाला गैप। वैसे नॉर्मली इनके दरमियान में गैप बहुत ही कम होता है, एक पेज की थिकनेस के बराबर इतना गैप होता है, ताकि जो प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होता है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो मैक्सिमम सेकेंडरी कॉइल में से पास हो, इसलिए इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखा जाता है। यहाँ पर रियल ट्रांसफार्मर को देख लें, यहाँ पर भी ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज पड़ा हुआ है इनके दरमियान में बस, ताकि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में से पास हो। अब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो वहाँ पर इस तरह होता है, पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट
पी का फार्मूला, पावर का जो फार्मूला है वो है वी आई। तो यहाँ पर जो पावर आउटपुट है वो हमारे पास सेकेंडरी की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। तो ये हमारे पास आएगा वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। जब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इसको आपस में रिलेट करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आएगी, वो इस तरह बनेगी हमारे पास एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ट्रांसफार्मर की। अब उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन किस तरह होती है। उसको समझने के लिए कुछ फार्मूला देख लें। सबसे पहला फार्मूला जो हमारे पास है वो है P इज इक्वल टू वी आई। उसके बाद है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब सबसे पहले इस फार्मूला को देखें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर तो हमने हीटिंग लॉस कम या ज़्यादा करने हैं तो ये डिपेंड करता है H प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और H प्रोपोर्शनल टू R। अगर हमने हीटिंग लॉस कम से कम करने हैं ट्रांसफार्मर में तो या तो हमें करंट कम करना पड़ेगा या फिर रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। अगर तो सपोज हम करते हैं रेजिस्टेंस कम करते हैं, रेजिस्टेंस कम करने के लिए हीटिंग लॉस हमने कम करना है तो हमने रेजिस्टेंस कम करनी होगी। और रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये फार्मूला देखें, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो जो वायर हम यूज़ करेंगे उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अगर एरिया वायर का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी और हीटिंग लॉस भी कम होगी। लेकिन ये जो है ये अनइकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। तो हम ये यूज़ करते हैं H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीटिंग लॉस को कम करने के लिए आई शुड बी लो, करंट शुड बी लो। अब यहाँ पर देखें, जब करंट लो होगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन होती है वो हाई वोल्टेज पर होती है ताकि करंट कम से कम हो, जिसकी वजह से हीटिंग लॉस भी सबसे मिनिमम हो। अब आते हैं एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। वो होता है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन जनरली हम बात करें तो कभी भी पावर आउटपुट और पावर इनपुट बराबर नहीं होते। आइडियल केस में पावर आउटपुट और इनपुट बराबर होते हैं, लेकिन रियल केस में या जनरल केस में इनपुट के बराबर नहीं होती। इसकी जो मेन वजह है, एक तो कि डाई इलेक्ट्रिक लॉस, मैकेनिकल लॉस, कॉपर लॉस, या जिसको हम एडी करंट्स भी कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, या फिर आयरन कोर लॉस। हमने जो बेसिकली पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं एडी करंट्स और हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट्स और हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट को समझने के लिए अब हमारे पास वही रियल ट्रांसफार्मर है। असल में होता इस तरह है कि जब यहाँ से करंट पास होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू
सेकेंडरी कॉइल के अंदर ट्रांसमिट होता है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये इस तरह भी प्रेजेंट है और साथ साथ इसके दरमियान में भी प्रेजेंट होती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ ट्रांसमिट होता है तो वहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। किस तरह? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा होता है। सपोज करते हैं ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। अब होता क्या, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है सर्कुलर पाथ में इनक्लोज लूप इस तरह, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस इंड्यूस्ड करंट को हम एडी करंट्स कहते हैं। एडी करंट्स को इस तरह मिनिमाइज किया जाता है। अब इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास बहुत सी प्लेट्स हैं सॉफ्ट आयरन कोर की। तो इनमें से इंड्यूस करंट को या एडी करंट को रोकने के लिए इनके दरमियान में लेमिनेशन की जाती है, या फिर जो सॉफ्ट आयरन कोर है इनको हम वार्निश कर देते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम जो इनपुट दे रहे होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सॉफ्ट आयरन कोर में वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर काज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है। अब उस एनर्जी लॉस को किस तरह कम किया जाए? जो हमारे पास एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, ये वाला, इसको कम से कम रखा जाए ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकें। ट्रांसफार्मर में एक बात और भी देख लें, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ से हमारे घर तक या हमारे रूम तक इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पहुँचती है वो आप देख लें। पावर जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वो प्रोड्यूस हो रही है 12 किलो वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके इस वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देते हैं 4 लाख तक, 4 लाख वोल्ट तक वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद हर सिटी के बाहर एक और ट्रांसफार्मर होता है। वो जो ट्रांसफार्मर है इस वोल्टेज को डिक्रीज करता है। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं और वो डिक्रीज करता है 11 किलो वोल्ट तक या 11,000 वोल्ट तक डिक्रीज करता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर या ऑफिस तक पहुँचती है, दफ्तरों तक पहुँचती है, तो वहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और इसको डिक्रीज करते हैं 120 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक। उस रूम से सपोज करते हैं हमारे पास है बेल या फिर ट्रांजिस्टर रेडियो, इनको जो वोल्टेज ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है 9 वोल्ट। तो यहाँ पर अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो 240 वोल्टेज को कम करके 9 वोल्ट तक कर देता है। ये वाला पहला पेज है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की टाइप्स, ट्रांसफार्मर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को समझने के लिए ये आप इक्वेशन देख लें। अगर तो जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं उनमें जो टर्न है वो ज़्यादा हो प्राइमरी से, NS ग्रेटर देन NP, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अगर NS ग्रेटर होगा तो VS भी ग्रेटर होगा, लेकिन IS जो है वो कम होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा लेकिन करंट जो है वो कम होगा।
अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कोयल की टर्न है वो कम होती हैं प्राइमरी कोयल से। एन एस कम होगी, एन पी ज़्यादा होगा। जब एन एस कम होगा तो वी एस भी कम होगा, वोल्टेज भी कम होगा, लेकिन करंट जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक बात देख लें, बेशक जो भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप या स्टेप डाउन, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद आते हैं जो एफिशिएंसी है, जो हमने पढ़ी है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। इसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को इंक्रीज करने के लिए? पहली बात तो यह है कि एडी करंट्स जो है वो सबसे मिनिमाइज हो, सबसे कम हो। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए वो जिस तरह मैंने बताया कि लेमिनेशन होने की प्रॉपर, या फिर सिलिकॉन स्टील एलॉय यूज करते हैं, या फिर वार्निश करते हैं। उसके बाद हिस्टेरेसिस लॉस को भी कम से कम किया जाए। अगर हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ज़्यादा होगा। उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल हैं, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी कम से कम होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो, ताकि जो फ्लक्स है प्राइमरी कोयल से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम सेकेंडरी कोयल में से पास हो सके। अब आते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट अ 100 वाट एंड 110 वोल्ट फ्रॉम 220 वोल्ट मेन। If the main current is 0.5 ampere, the efficiency of transformer is। ये जो हमें दी हुई है पावर आउटपुट दी हुई है, ये सेकेंडरी वोल्ट या आउटपुट वोल्टेज है। ये हमारे पास दी हुई है प्राइमरी वोल्टेज या वीपी हमें दी हुई है। ये हमारे पास दिया हुआ है प्राइमरी करंट या आईपी। अब हम एफिशिएंसी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। पावर आउटपुट हमें दी हुई 100। पावर इनपुट को मालूम करने के लिए पी इनपुट इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी पी आई पी 100 डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 0.5। पावर आउटपुट 100 और वी पी आई पी, यहाँ पर 100 भी है, मल्टीप्लाई भी 100 और यहाँ पर 100 आएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 0.5 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10/5 डिवाइडेड बाई 220। अब ये और ये 0 ख़त्म कर दें, ये हमारे पास आएगा 20 और इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 22। 2 इंटू 11, जब 1000 को 11 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,999 10, तो यहाँ पर 0 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली 90% आंसर आएगा हमारे पास। ये वाला हमारे पास आंसर हो गया। Primary and secondary coils of transformer have 50 and 200 turns respectively. When primary is connected to 9 volt battery, secondary voltage is। यहाँ पर हमारे पास NP दिया हुआ है, NS दिया हुआ है और साथ साथ VP दिया हुआ है। लेकिन आपने एक बात गौर करनी है, यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी दी हुई है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता, बैटरी जो है ये डीसी सोर्स है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 0 आएगा। बैटरी हो गया, ड्राई सेल हो गया या डीसी जनरेटर हो गया, इस पर ट्रांसफार्मर कभी भी वर्क नहीं करता। अगर इस तरह स्टेटमेंट नहीं दी होगी तो हमारे पास डायग्राम भी आ सकती है, वो देखें आप। सपोज इस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर की डायग्राम दी हुई है। अब अगर उन्होंने 9 वोल्ट बैटरी नहीं दिया हुआ, अगर उन्होंने बैटरी वाला सिंबल ड्रा कर दिया है ये इस तरह, और यहाँ पर सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी बल्ब दिया हुआ है,
ये बल्ब दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये जो प्राइमरी टर्न है ये सपोज करते 50 है, सेकेंडरी टर्न जो है वो 100 है, प्राइमरी के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो हमारे पास सपोज करते हैं 9 वोल्ट है, यहाँ पर हमें 9 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसके अलॉन्ग कितना वोल्टेज होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल दी हुई है बैटरी का सिंबल है, इसलिए ट्रांसफार्मर कभी भी बैटरी पर वर्क नहीं करता, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो 0 आएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास सिंबल इस तरह दी हो, इस तरह, ये अल्टरनेटिंग करंट की सिंबल है, तो इस पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, लेकिन इस पर वर्क नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 2:3। इफ करंट थ्रू प्राइमरी इज 3 एम्पेयर देन करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इज NS ओवर NP इज इक्वल टू, हमारे पास करंट और टर्न रेशियो का पूछा हुआ है, तो करंट के लिए आएगा IP ओवर IS। NS ओवर NP कितना है 2/3, IP 3 और हमने IS मालूम करना है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे IS इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आएगा 9/2 4.5 एम्पेयर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टर्न रेशियोज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 50, अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर इज पास्ड थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल एट 220 वोल्ट। VS भी मालूम करना है और IS भी मालूम करना है, एज्यूमिंग ट्रांसफार्मर आइडियल वन। मैं पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS। पहले हम ये वाले दो वोल्टेज और टर्न रेशो को इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास NS ओवर NP दी हुई है 50 इज इक्वल टू VS हमने मालूम करनी है, VS ओवर हमारे पास VP दिया 220, तो ये हमारे पास आएगा VS इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 220, ये आएगा 11,000 वोल्ट या 11 किलो वोल्ट आएगा। अब उसके बाद टर्न रेशियो और करंट को यूज करके हम IS मालूम करते हैं, NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। NS ओवर NP हमारे पास 50 दी हुई है, IP हमारे पास 20 एम्पेयर डिवाइडेड बाई IS हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास आएगा IS इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारे पास आएगा 0.4 एम्पेयर।